देखते हैं, देखिए ये अनुमान है क्या। अनुमान कंप्राइज साध्या, पक्षा एंड हेतु और लिंगा विच आर नेम्स ऑफ द मेजर, माइनर एंड मिडल टर्म्स रिस्पेक्टिवली। अब देखिए होता क्या है कि अनुमान है क्या। अनुमान में होता क्या है, अनुमान में साध्य है, अनुमान में पक्ष है, अनुमान में हेतु है। इसका मतलब क्या है कि देखिए साध्य का मतलब क्या है कि जिस वस्तु को हमें सिद्ध करना है, ठीक है, जिस वस्तु के बारे में हमें सिद्ध करना है, बताना है, उसे बोलते हैं साध्य। जिसके द्वारा सिद्ध करना है, ठीक है, उसे बोलते हैं हेतु। हेतु जिसके लिए करना है उसे बोलते हैं पक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, हेतु और लिंगा एक ही चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब ये है कि जिस वस्तु को सिद्ध करना है उसे बोलते हैं साध्य, जिसके लिए करना है उसे बोलते हैं पक्ष, जिसके द्वारा करना है उसे बोलते हैं हेतु और लिंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होते हैं अनुमान। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि एक ज्ञान या एक नॉलेज प्राप्त करने के बाद, ठीक है, यानी कि जब हमें एक नॉलेज मिल जाती है उसे प्राप्त करने के बाद, तो दूसरा उसके कारण जो उसके कारण जो दूसरी चीज़ उत्पन्न होती है उसे अनुमान कहते हैं। तो कहने के बाद सिंपल है कि हम किस चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं तो वो होता है अनुमान। ठीक है फ्रेंड, द मेजर टर्म इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कंक्लूजन। ठीक है, तो इसमें है क्या, देखिए द मेजर टर्म क्या है कि हमें नतीजे तक यानी कि कंक्लूजन तक पहुंचना है। हमारा लास्ट जो टारगेट है वो कंक्लूजन है कि हमें किसी चीज़ की नॉलेज ऐसी प्राप्त करनी चाहिए कि हम उसकी कंक्लूजन तक पहुंच जाएं। द माइनर टर्म इज़ द सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन। माइनर टर्म क्या है कि कंक्लूजन किसके लिए निकालना है। द मिडल टर्म इज़ हेतु। देखिए हमें पहले मेजर टर्म क्या है, कंक्लूजन निकालना है कि, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में निकालना है। तो ये तो हो गया मिडल और माइनर, सॉरी ये तो हो गया माइनर और मेजर। तो मिडल टर्म क्या है, अब हम कंक्लूजन, हमें पता है कि हमें इसका कंक्लूजन निकालना है, इस सब्जेक्ट का इसके लिए निकालना है। ठीक है, तो हम उसको कैसे करेंगे, मिडल टर्म उसमें काम करेगी हेतु। ठीक है फ्रेंड्स, हेतु काम करेगी। तो यानी कि इससे हमें यह पता चलेगा कि हमें जिस सब्जेक्ट का जो कंक्लूजन, जो निष्कर्ष निकालना है, हम किसके द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, आप एक तरफ मान के चलिए कि एक तरफ सब्जेक्ट है जिसका हमें कंक्लूजन निकालना है, एक तरफ हमें कंक्लूजन हमें प्राप्त करना है, तो उसके बीच में काम करेगा हेतु कि किसके द्वारा हमें ये चीज़ करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमें यहाँ से दिल्ली तक जाना हो तो हमारा जो माइनर टर्म क्या है कि हमें दिल्ली तक जाना है, हम यहाँ से जर्नी स्टार्ट करेंगे और हमारी मंजिल क्या है, कंक्लूजन क्या है, दिल्ली तक। ठीक है, तो बीच में काम क्या करेगा, बीच में मिडल टर्म काम करेगी हेतु। हमें किसके द्वारा जाना है, हमें बस के द्वारा जाना है, पैदल जाना है, हवाई जहाज़ से जाना है, रेलगाड़ी से जाना है, अपनी कार में जाना है, कैसे जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, द इनवेरिएबल रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट स्टेटमेंट इज नोन एंड व्याप्ति। अब देखिए जो इसमें काम करती है, वो चीज़ जो इसमें संबंध स्थापित करती है उसे क्या कहते हैं, व्याप्ति। ठीक है, व्याप्ति क्या है, व्याप्ति वो चीज़ है जिसके द्वारा हम किसी कंक्लूज़न पर पहुंचते हैं, किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, और ये इस बात को सच साबित करते हैं कि हाँ हम जिस नतीजे पर पहुंचे हैं वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान। ठीक है फ्रेंड्स, ये अनुमान का जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में ही आगे जाके जो इसमें व्याप्ति काम करती है। ठीक है, व्याप्ति का हेतु आभास आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान में व्याप्ति मुख्य रूप से संबंध स्थापित करती है, काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुमान में साध्य, पक्ष, हेतु आता है, ये आपको जाना जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ जाएगा। अब बात करते हैं हम व्याप्ति की। देखिए व्याप्ति है क्या, व्याप्ति इज द इनवेरिएबल रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन द साध्य एंड पक्षा। अब देखिए व्याप्ति है क्या, ये साध्य और पक्ष के बीच में काम करता है। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साध्य होता क्या है कि जिस वस्तु को हमें सिद्ध करना है वो साध्य है। ठीक है, जिसके लिए सिद्ध करना है वो होता है पक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें काम क्या करेगा, व्याप्ति। अफर्मेटिव असर्शन, नेगेटिव assertion and joint method are good base for inference. ठीक है फ्रेंड्स, बोथ इंडक्शन एंड डिडक्शन आर इम्पोर्टेंट फॉर द व्याप्ति। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जो व्याप्ति, सबसे पहले बात क्या है कि मैंने आपको बताया व्याप्ति क्या है। व्याप्ति एक प्रेजेंट है,
एक चीज़ है। एक व्याप्ति क्या है, एक ऐसी चीज़ है जिसके आधार पर हम किसी कंक्लूज़न पर पहुंचते हैं। ठीक है, हम किसी कंक्लूज़न या किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, किसके द्वारा पहुंचते हैं, व्याप्ति के आधार पर। जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है ना कि ये निष्कर्ष सही है कि गलत है। वो निष्कर्ष हमेशा ही सही होता है। यानी कि हम जिस चीज़ को पाना चाहते थे, हमने उस चीज़ को पा लिया है, इस बात की गारंटी कौन देगा, व्याप्ति देगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि व्याप्ति वो चीज़ है जिसके द्वारा हम किसी चीज़ के कंक्लूज़न पर पहुंचते हैं, और व्याप्ति उस चीज़ को एक गारंटी, एक सर्टिफिकेट देता है कि हाँ, हम जिस चीज़ पर पहुंचे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, व्याप्ति के द्वारा हम सही नतीजे पर पहुंचते हैं, इन शॉर्ट में बात करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, तो जो व्याप्ति है उसके जो अनुमान है ना, वो हम व्याप्ति के द्वारा उसको सही साबित कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है। अब देखिए, इसकी इंडक्शन और यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव दो तरह के प्रकार हैं व्याप्ति के। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें दो तरह की चीज़ें आएंगी। व्याप्ति जैसे हमें पता ही है कि इसके द्वारा जो अनुमान को हम सही सिद्ध कर सकते हैं, इसके द्वारा हम ऐसे कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं जो सही है। अब ये वर्क कैसे करेंगे, दो पार्ट है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। पहले बात करेंगे इंडक्टिव की। अब देखिए, इसमें है क्या, पहला पार्ट है इसमें अन्वया। अन्वय में क्या है, देखिए, ऑब्जर्विंग द रिलेशन ऑफ एग्रीमेंट इन प्रेजेंट बिटवीन टू थिंग। अन्वय क्या है कि यानी कि देखिए, दो चीज़ों के बीच उपस्थिति के समझौते के संबंध का अवलोकन करना। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो दो चीज़ें हैं उनके बीच में जो उपस्थिति है, यानी कि दो चीज़ें जो हैं उसमें क्या चीज़ वर्क कर रही हैं, वो क्यों आपस में जुड़ी हुई हैं, उनमें संबंध को, ठीक है, अवलोकन करना, संबंध को देखना। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो दो चीज़ें हैं वो आपस में कैसे हैं, क्यों है, किस हिसाब से है, उनका अवलोकन करके देखना। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दूंगा व्याप्ति की। व्याप्ति में देखिए कि जैसे दो व्यक्ति जा रहे हैं किसी पहाड़ी पर, वहाँ पे एकदम से धुआं उठ रहा है, तो एक व्यक्ति कह रहा है कि ये जो धुआं उठ रहा है ये पहाड़ी पर आग लगी हुई है, इसकी वजह से उठ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, एक तरफ है पहाड़ी, एक तरफ है धुआं, आपस में दोनों का संबंध हो गया ना। ठीक है, यानी कि जब दो चीज़ों के बीच में हम किसी संबंध को देखते हैं तो उसे बोलते हैं अन्वय। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है व्यतिरेका। व्यतिरेका क्या है, ऑब्जर्विंग द रिलेशन ऑफ यूनिफॉर्म एग्रीमेंट इन एब्सेंस ऑफ दोज थिंग। अब देखिए, उन चीज़ों की अनुपस्थिति में एक समान समझौते के विभाजन का अवलोकन करना। यानी कि देखिए, अन्वय में क्या था, हम दो चीज़ों का आपसी संबंध देखते थे। अब इसमें व्यतिरेका में वो चीज़ देखेंगे जो जिन दो चीज़ों की जिनमें अनुपस्थिति है। अन्वय में हमने देखा दो चीज़ें आपस में कैसे वो संबंधित हैं, और व्यतिरेका में देखेंगे कैसे वो संबंधित आपस में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि पहाड़ी पर जो आग लगी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे आग भी नहीं है, वहाँ पे धुआं भी नहीं है, तो सिंपली वहाँ पे पहाड़ी है। नेक्स्ट है व्यभिचार ग्रह। ठीक है, व्यभिचार ग्रह क्या है, ऑब्जर्विंग द एब्सेंस ऑफ एनी कंट्रेरी इंस्टेंस। देखिए, किसी विपरीत प्रसंगों की अनुपस्थिति का पालन करना। या देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें ये जो व्यभिचार ग्रह है, इसमें होता क्या है कि विपरीत उदाहरण है। देखिए, इसमें सिंपल सी बात क्या है, जो व्यभिचार ग्रह क्या है, इसमें अन्वय और व्यतिरेका दोनों में देखा जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि दो जो चीज़ें हो रही हैं आपस में, या तो वो हो भी सकती हैं या तो वो नहीं भी हो सकती। ठीक है फ्रेंड्स, आग लगी भी हुई हो सकती है, आग नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट है उपाधिनी रासा। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ एडवेंचरस कंडीशन ऑन विच द रिलेशन में डिपेंड। यह कदम बिना शर्त के संबंध पर जोर देता है। देखिए, इसमें क्या है कि हम फ्रेंड, देखिए, हम दो घटनाओं के यानी कि दो इंसिडेंट के बीच में जो संबंध है उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है, उपाधिनी दशा में यानी कि हम उस जगह पर है नहीं। ठीक है, हम उस जगह पर है नहीं है, हम स्थिति की अनुपस्थिति में है, यानी कि हम उस जगह पे है नहीं है, पर हम फिर भी दो घटनाओं के बीच में क्या है, ऐसे संबंध को जानने की कोशिश करते हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट है तर्क, इनडायरेक्ट प्रूफ बाय मेथड ऑफ रिडक्शन एड एब्स्ट्रम। देखिए, इसमें क्या है कि इसमें देखिए होता क्या है, आपको सिंपल सा मैं यहाँ पे बताता हूँ कि तर्क में होता क्या है कि जो तर्क है वो काल्पनिक तर्क को संदर्भित करता है। तर्क में होता क्या है कि हम ऐसा तर्क दे देते हैं, जैसे हमने देखा कि पहाड़ी में से धुआं निकल रहा है, हमने तर्क दे दिया कि वहाँ पे आग लगी हुई है। ठीक है,
तो हमने काल्पनिक तर्क दिया ना, हमने या तो देखा ही नहीं है। यानी कि जो चीज़ सच हो सकती है या झूठ भी हो सकती है, फिर भी हमने तर्क दे दिया है। सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि जैसे आप ये मान के चलते हैं, आकाश में देखोगे, आसमान में आपको जैसे काले बादल दिखाई देंगे, आप कहोगे कि अनुमान लगाओगे कि हाँ यहाँ पे बारिश होने वाली है, आपने तर्क दे दिया। ठीक है, यानी कि जब आपने मौसम ख़राब को देखा तो आपने ये तर्क दिया अब बारिश होने वाली है, तो वो क्या हो गया, तर्क। ठीक है, तर्क आपका सही भी हो सकता है, यानी कि बारिश हो भी सकती है, तर्क आपका गलत भी हो सकता है, तो यानी कि बारिश नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो होता है तर्क। नेक्स्ट है सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण में क्या है, देखिए, परसेप्शन और द इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन द एप्रहेंशन ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि इसमें क्या है, देखिए फ्रेंड्स, जो हमने अभी पिछले चरण देखे हैं, ठीक है, सामान्य लक्षण आपको मैं बताता हूँ कि सामान्य लक्षण होता क्या है। हमने ये देखा कि दो चीज़ें हैं, उनमें आपस में जो संबंध है, ऊपर की जो हमने उदाहरणें देखी हैं ना, जो 5 उदाहरणें देखी हैं, इन धारणाओं को ध्यान में रखते हुए हम किसी दो चीज़ों के आपसी संबंधों को जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि सामान्य लक्षण में है क्या कि जो भी हमने ऊपर 5 चीज़ें भी पढ़ी हैं तर्क तक, तो उन चीज़ों के आधार पर हम दो चीज़ों के आपसी संबंध को जानने की कोशिश करते हैं। सामान्य लक्षण में होता कुछ नहीं है। सामान्य लक्षण होता है ना, जैसे जैसे देखिए किसी को बुखार हो गया, फीवर हो गया, तो कहते हैं ना इसके सामान्य लक्षण है कि इसमें कोल्ड हो जाता है, इसमें ये हो जाता है, इसमें वो हो जाता है। ठीक है, वो होते हैं सामान्य लक्षण, यानी कि किसी चीज़ के होने के जो अब नेक्स्ट आएगा मेथड ऑफ डिडक्शन। देखिए इंडक्शन मेथड हो गया, मेथड डिडक्शन या डिडक्टिव मेथड क्या है व्याप्ति का। देखिए पहला है प्रतिजना, फिर है हेतु, फिर है उदाहरणा, उपनय, निगमना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसको जानते हैं। देखिए क्लासिक एग्जांपल क्या है, द हिल इज़ फेरी, यानी कि पहाड़ी पर आग लगी हुई है, तो ये क्या है, ये है प्रतिजना। ठीक है फ्रेंड्स, मेथड डिडक्शन हो गया ना, डिडक्टिव मेथड कि यानी कि पहाड़ी पर आग लगी हुई है, वो क्या है, वो है प्रतिजन। अब बिकॉज इट हैड स्मोक, क्यों हम ये कह रहे हैं आग लगी हुई, क्योंकि धुआं निकल रहा है, ये क्या है, हेतु। ठीक है, यानी कि हमने ये प्रोडिक्ट किया ना, यहाँ पे आग लगी हुई है, वो हो गया प्रतिजन। क्यों लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे धुआं उठ रहा है, हमने उस हेतु से कहा है, उसे बोलते हैं हेतु। ठीक है, जो चीज़ जिस कारण से होती है उसे हेतु बोलते हैं। वट एवर हैज स्मोक हैज़ फायर, एग्जाम्पल द किचन, उदाहरण। देखिए दो व्यक्ति जैसे आपस में बात कर रहे हैं ना, आपको मैं शुरू से एग्जांपल बता दूं, दो व्यक्ति आपस में पहाड़ी पर जा रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि पहाड़ी से धुआं निकल रहा है। अब एक ने कहा द हिल इज़ फेरी, ठीक है, यानी कि पहाड़ी पर आग लगी हुई है, उसे बोला प्रतिजन। तो उसने बोला क्यों, तो उसने बोला बिकॉज इट हैड स्मोक, यानी कि वहाँ पर धुआं उठ रहा है, उसे बोलते हैं हेतु। फिर उसने उदाहरण दिया अपने दोस्त को, वट एवर हैज स्मोक हैज़ फायर, एग्जाम्पल द किचन, उदाहरण। फिर उसने उदाहरण दिया अपने दोस्त को कि जब भी धुआं निकलता है तब आग लगी होती है, जैसा कि हमारे किचन में होता ही है। तो उसने वो क्या दिया, वो दिया उदाहरण। द हिल हैज़ स्मोक सच एज इज़ ऑलवेज अकम्पेनिड बाय फायर। ठीक है फ्रेंड्स, पहाड़ी में धुआं होता है जैसे आग के साथ हमेशा होता ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो क्या है, उपनय, यानी कि उसने कहा है कि इसलिए वहाँ पे धुआं निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आग लगी हुई है, वो क्या है, उपनय। देयरफॉर द हिल इज़ फेरी, इसलिए पहाड़ी पर आग लगी हुई है, वो क्या है, निगमना। तो फ्रेंड्स ये थे एग्जाम्पल इसके। ठीक है, ये है व्याप्ति के। व्याप्ति फिर से मैं आपको बता दूं, व्याप्ति किस में काम करती है, ये काम करती है अनुमान में। ठीक है, व्याप्ति के द्वारा हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं जो कि हमेशा सच होता है। व्याप्ति एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कंक्लूजन को सच साबित होने के लिए सर्टिफिकेट देती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हेत आभास। हेत आभास क्या है, फैल्सी ऑफ इन्फ्लुएंस। देखिए हेत आभास क्या है, देखिए हेत आभास कुछ नहीं है फ्रेंड। देखिए हेत आभास का मतलब क्या है कि जब हम किसी गलत चीज़ के परिणाम पर पहुंच जाते हैं, यानी कि जब हमने कंक्लूजन निकाला है पर वो गलत है। ठीक है, हमने जो भी कंक्लूजन निकाला है वो किसी बेस पर नहीं निकाला, किसी आधार पर नहीं निकाला, हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं पर वो गलत है। जैसे पहाड़ी की एग्जांपल दे रहा हूँ ना आपको, जैसे पहाड़ी से धुआं निकल रहा था, तो अभी हमने व्याप्ति में देखा कि वहाँ पर आग लगी हुई थी। हेत आभास में क्या है कि क्या पता वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगी हो, वहाँ से धुआं उठ रहा हो, है ना। तो यानी कि हमने जो कंक्लूजन निकाला है वो वाकई ही गलत है। ठीक है, हेत आभास क्या है कि हम किसी कंक्लूजन पर पहुँचते हैं पर वो कंक्लूजन सही नहीं होता, वो गलत होता है, तो उसे बोलते हैं हेत आभास। ठीक है, अब देखिए हेत आभास, ठीक है, ये आपको 5 तरह का मिलेगा। सभेचार,
सभ्य विचारा और अनायकंटिका विरुद्धा सत प्रतिपक्षा असिद्धा और बधिता। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सविचारा और अनतिका क्या है, अनायकंतिका क्या है। देखिए इट इज़ कॉल्ड पॉलीथिज्म। ठीक है, इसे बहुबाही भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे अनेक कांतिक भी कहते हैं। इस तीन भागों में बांटा गया है। पहला है साधारण ऑर्डिनरी। देखिए देयर इज एन एरर इन एस्टिमेटिंग द लुक इन इट वाइल द आइडिया इज करेक्ट इन द ब्रेन। यानी कि इसमें होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, सोचते हैं तो हमें कई बार क्या होता है कि जो हमें प्रेडिक्ट करने में, हमें एस्टिमेट करने में या हमें अनुमान लगाने में गलती हो सकती है। यानी कि जब हम किसी चीज़ के बारे में पहली बार देखते हैं, जिस किसी बारे को जब कि हम किसी चीज़ के बारे में पहली बार देखते हैं तो वो हमारा जो पहली बार में जो एस्टिमेट है वो गलत हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए किसी आप व्यक्ति से मिले हो तो आपको लगता है बहुत इसमें बहुत एटीट्यूड है, पर जब आप उससे मिलते लगोगे तो आपको जानते हो, आप जानोगे कि ये व्यक्ति बिल्कुल सही है। तो यानी कि पहली बार में आपका एस्टिमेट जो हो गया वो गलत है। ठीक है, या फिर वाइल द आइडिया इज करेक्ट इन द ब्रेन, आपके दिमाग में जो आइडिया वो बिल्कुल सही है। यानी कि जब आपने उसको देखा किसी चीज़ को, आपने उसको जानने में समझने में गलती कर दी, पर आपके जो दिमाग में जो चीज़ थी वो बिल्कुल सही थी। उसे बोलते हैं साधारण। असाधारण क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एस्टिमेशन इन दिस सेंस इज करेक्ट इन द फर्स्ट साइट एंड द गेस एरर प्रीवियसली थॉट द ब्रेन इज कंप्लीट, हैंस द एरर इज सेकंड एस्टिमेशन। इसमें क्या है कि हम जब पहली बार किसी चीज़ को देखते हैं तो हम जो है अनुमान जो वो सही लगा लेते हैं, पर हमें हमारे दिमाग में चीज़ें गलत है। पहले में क्या था कि हम चीज़ को देख रहे हैं पर वो गलत है, पर हमारे दिमाग में सही है। दूसरे में क्या है कि हम चीज़ को देख रहे हैं, हमारा हमारा जो अनुमान है वो बिल्कुल सही है, पर हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, इसलिए वो दिमाग में चीज़ गलत है। नेक्स्ट है अनुसंहारी। अनुपसंहारी क्या है, ठीक है, देखिए द एरर अकर्स इन द बोथ द फर्स्ट साइट एंड द अज्यूम केसेस। देखिए इसमें क्या है, इसमें त्रुटि प्रथम दृष्टता या विचार किए गए अनुमान दोनों में होता है। इसमें क्या है कि इसमें दोनों ही चीज़ें होती हैं। इसमें पहली बार देखने में गलती हो सकती है और हमारे दिमाग में जो विचार है उसमें भी गलती हो सकती है। ठीक है, जो हम सोच रहे हैं वो भी गलत है, जो हम देख रहे हैं वो भी गलत सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट है विरुद्धा। दिस error is to prove the cause. Even after proven accurate estimation, it is also very important to counter the fact that is not true. देखिए इसमें क्या है, इसमें होता है क्या है कि जब हम किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए करते हैं, यानी कि जब हमें पता है कि किसी चीज़ में एरर है, किसी चीज़ में गलती है, तो वो गलती क्यों है हम उसको दर्शाने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो चीज़ गलत है उसको दर्शाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कई बार क्या होता है कि हम जब सही कई बार क्या होता है कि जब हम सही रूप से अनुमान लगाते हैं, सही रूप से हम जब एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेट करने के बाद भी सत्य जो है, जो सच्चाई है वो सामने नहीं आ पाती। ठीक है फ्रेंड्स, विरुद्ध में हम देखते हैं कि जो चीज़ गलत है हमें उसे प्रूव करता है कि गलत क्यों है, फिर भी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सही एस्टिमेट करते हैं, सही अनुमान लगाते हैं, पर फिर भी हम किसी सत्य पर या किसी सच्चाई पर पहुंच नहीं पाते। ठीक है, नेक्स्ट है बाधित। द एरर ऑफ एरर विच इज प्रूव बाय द अदर प्रूफ इज आल्सो इनहिबिटेड, देयरफॉर सीइंग द फर्स्ट इम्प्रेशन द आइडिया ऑफ कंबाइनिंग आइडियाज इनटू टू फॉर्म्स इन इज इंटरप्टेड। देखिए इसमें क्या है कि जिस त्रुटि के साध्य का अभाव दूसरे प्रमाणों के द्वारा सिद्ध हो, यानी कि देखिए इसमें क्या है, जो गलतियां हैं, ठीक है, जो गलतियां हैं वो हमें दूसरों के प्रमाण, यानी कि जो दूसरों के द्वारा पता चलते हैं। बाधित में क्या है कि हमें पता है कि किसी चीज़ में गलती है, पर वो जो गलती है वो साबित तो होती है, पर अपने फैक्ट से नहीं होती, अपने प्रमाण से नहीं होती, पर दूसरी चीज़ों के प्रमाण से गलत साबित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, वो होती है बाधित। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि दो विचार आपस में मिलते हैं। यानी कि पहले क्या था कि हमने कोई स्टेटमेंट ली थी वो गलत थी, पर हम अपने विचार से सोच रहे थे, पर हम जब हमने किसी और से डिस्कस किया तो दो विचार आपस में मिले। उस विचारों को आपस में मिलाने से जो चीज़ गलती सामने आती है उसे बोलते हैं बाधित। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है असिद्धा। व्हेन देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस इन फेवर ऑफ एरर इट इज़ इनकम्पैटिबल। यानी कि इसमें होता क्या है, असिद्ध में क्या है, जब त्रुटि के पक्ष में विद्यमानता ना हो। यानी कि इसमें असिद्धा में है क्या कि जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं उसके पक्ष में, उसके फेवर में क्या है, कोई भी सही चीज़ नहीं है।
ठीक है, यानी कि हमें पता तो है ये चीज़ है, ये गलत है, पर वो साबित नहीं हो पाती, ठीक है, वो होते हैं असिद्ध। नेक्स्ट है सत्य प्रतिपक्ष, ठीक है। द रीज़न फॉर विच द लैक ऑफ एकम्प्लिशमेंट ऑफ अदर कैन बी प्रूव बाय द सेकेंड इज कॉल्ड प्रतिपक्ष। इसमें क्या है कि जिस हेतु के साध्य का अभाव दूसरे हेतु द्वारा सिद्ध किया जा सके उसे सत्य प्रतिपक्ष कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि हेतु क्या है, यानी कि जो हमने चीज़ प्राप्त की है, जो चीज़ शादी है, जिसके द्वारा शादी गई है, उसका अभाव है, ठीक है, किसके द्वारा, दूसरों के द्वारा। यानी कि जब हम किसी चीज़ को करते हैं उस चीज़ में कमियां पाई जाती हैं, वो कमियां किसके द्वारा होती हैं, वो किसी और चीज़ के द्वारा फाइंड की जाती हैं, तो उसे बोलते हैं सत्य प्रतिपक्ष, ठीक है। जहाँ पे एग्जांपल है लाइक बिकॉज ऑफ लिसनिंग द वर्ड इज़ कांस्टेंट हैंस इट विल बी कॉल्ड एन इक्विवोकल प्रिंसिपल। जैसे शब्द सुनने के कारण नित्य हैं, अतः इसे सत्य प्रतिपक्ष हेताभास कहते हैं, ठीक है। इनकी जो चीज़ें सुनने में हमें सही लगती हैं, ठीक है, शब्द जो सुनने में सही लगती हैं, ठीक है, पर फिर भी कई बार हमें उसे गलत सुन लेते हैं, ठीक है। जन की किसी ने कहा कुछ और होता है, हम सुन कुछ और लेते हैं। देखिए फॉर्मल फैलेसिस जानते हैं क्या है। फॉर्मल फैलेसिस इज़ वन विच इन्वॉल्व एन एरर इन द फॉर्म अरेंजमेंट एंड टेक्निकल स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्गूमेंट। देखिए फॉर्मल फैलेसिस है क्या, सबसे पहले फैलेसिस कहते हैं किसे, फैलेसिस का मतलब होता है गलतियाँ, ठीक है। फैलेसिस का क्या मतलब है, भ्रम या गलतियाँ, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि हम कोई भी चीज़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट है, उसमें गलतियाँ अपने आप हो जाती हैं या गलतियाँ होना तकरीबन संभव हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो होता है फैलेसिस, यानी कि गलतियाँ। देखिए फॉर्मल फैलेसिस में हम पढ़ते हैं कि फॉर्मल का मतलब क्या होता है, फॉर्म, यानी कि जिस चीज़ के स्ट्रक्चर में, जिस चीज़ के फॉर्म में कोई गलती हो वो होती है फॉर्मल फैलेसिस, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि वो चीज़ जिसका टेक्निकल स्ट्रक्चर गलत है, जिसका अरेंजमेंट गलत है, जिसका फॉर्म गलत है, ठीक है, उसमें अगर कोई गलती पाई जाए तो वो होता है फॉर्मल फैलेसिस के अंदर आता है। द क्वेश्चन इन व्यू इज़ नॉट वेदर ए कंक्लूजन इज़ ट्रू और फॉल्स बट वेदर द फॉर्म ऑफ आर्गूमेंट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट, वैलिड और इनवैलिड। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमें क्वेश्चन को इस हिसाब से देखना होता है कि हम, देखिए यहाँ पे इसमें लाइन में क्या लिखा है कि हमें उसके कंक्लूजन तक नहीं जाना। यानी कि हमारे सामने कोई क्वेश्चन है, जैसे होता है स्टेटमेंट और आर्गूमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है, स्टेटमेंट आर्गूमेंट होते हैं इसमें, जिसमें लिखा होता है कि दो लाइनें दी होती हैं, साथ में उसके नीचे दिया होता है कंक्लूजन। फॉर्मल फैलेसिस में क्या होता है कि हमें कंक्लूजन को नहीं देखना कि वो सही है कि गलत है, हमें उसका स्ट्रक्चर देखना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। यानी कि हमें डायरेक्ट जो है वो कंक्लूजन के ऊपर जाके कंक्लूजन को देखना नहीं है वो सही है गलत है, हमें स्टेटमेंट को देखना है कि क्या वो सही है गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में गलती पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर्मल फैलेसिस में क्या है कि हम कंक्लूजन को नहीं देखते सही गलत है, ट्रू फॉल्स है, हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है, वो वैलिड है या नहीं। द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ एन आर्गूमेंट मे बी ऑब्जेक्टिवली ट्रू थ्रो द आर्गूमेंट इज़ फॉर्मली इनवैलिड, ठीक है। कई बार क्या होता है कि फ्रेंड्स कि जो स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन निकल गया था, यानी कि कोई आर्गूमेंट है, कोई स्टेटमेंट में कोई आर्गूमेंट दिया हुआ है, उसका जो कंक्लूजन है, ठीक है, वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो सही होगा तभी जाके सही होगा, नहीं तो वो चीज़ क्या है, इनवैलिड हो जाएगी। और द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मे बी ऑब्जेक्टिवली फॉल्स तो द आर्गूमेंट इज़ फॉर्मली वैलिड। यानी कि यहाँ पे क्या है, अगर कंक्लूडिंग जो स्टेटमेंट है वो गलत है तो आर्गूमेंट क्या है, वो वैलिड माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे दो लाइनें यहाँ पे बताई गई तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर कोई स्टेटमेंट है, उसका निष्कर्ष, उसका जो कंक्लूज़न निकाला गया है, ठीक है, तो अगर उसका आर्गूमेंट सही है तो उसका फॉर्मली तरीके से वो गलत हो जाएगी, अगर स्टेटमेंट जो गलत है वो उसका आर्गूमेंट जो है वो फॉर्मली वैलिड होगा। यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है, देखिए फॉर्मली वैलिड आर्गूमेंट क्या है। देखिए फॉर्मल जो फैलेसिस हैं उसमें दो तरह की एग्जांपल हैं, एक फॉर्मली वैलिड आर्गूमेंट है, एक जो फॉर्मली इनवैलिड है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मली वैलिड आर्गूमेंट होते क्या हैं। ट्रू एंड वैलिड आर्गूमेंट है क्या, देखिए ऑल मैन आर मोर्टल, सोक्रेटिस इज ए मैन देयरफॉर सोक्रेटिस इज मोर्टल। यहाँ पे आखिर में लिखा है सोक्रेटिस इज मोर्टल, यानी कि ये हमारा कंक्लूजन है। हमें यहाँ पे कंक्लूजन नहीं देखना कि ये सही है कि गलत है, हमें ऊपर की स्टेटमेंट को देखना है, ठीक है। तो देखिए ऑल मैन आर मोर्टल, यानी कि सभी जो इंसान है वो मरणशील है। सोक्रेटिस ए मैन, सोक्रेटिस मैन है, देयरफॉर सोक्रेटिस ए मोर्टल, यानी कि जब सारे ही प्राणी मरणशील है तो सोक्रेटिस भी मरणशील ही होगा,
ठीक है। ये फॉर्मली वैलिड आर्गूमेंट है क्योंकि यहाँ पे सभी आदमियों की बात की गई है और सोक्रेटिस को भी आदमी बताया तो उसकी बात भी की गई है, ठीक है। ये फॉर्मली वैलिड आर्गूमेंट है। अब फॉर्मली इनवैलिड आर्गूमेंट कौन सा है, देखिए ये पहले वाला ट्रू एंड वैलिड था, यानी कि सही भी था और वैलिड भी था। अब ये फॉल्स है और इनवैलिड है। देखिए क्या है, सम मैन आर ग्रीन, ठीक है, कुछ व्यक्ति हरे रंग के हैं। सोक्रेटिस इज ए मैन, देयरफॉर सोक्रेटिस इज ग्रीन। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, सम मैन आर ग्रीन, कुछ आदमी ग्रीन है, सोक्रेटिस इज ए मैन, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है, देखिए सबसे पहले जैसे हम ऊपर वैलिड देखा था ना, वैलिड क्यों था, क्योंकि सभी आदमियों की बात की गई थी, ऑल मैन, उसमें सोक्रेटिस आ गया था। यहाँ पे क्या है कि कुछ आदमियों की बात की गई है तो सोक्रेटिस को बीच में डाल दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे सम मैन की बात की गई है, सारे ऑल मैन की बात नहीं की गई। अगर यहाँ पे ऑल मैन की बात की जाती तो किसके अंदर आता, ये आता फॉर्मली वैलिड के अंदर। अब यहाँ पे बात की गई है सम मैन की, तो ये आएगा फॉर्मली इनवैलिड के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ आदमी ग्रीन रंग के हो सकते हैं तो सोक्रेटिस ज़रूरी थोड़ी है वो ग्रीन रंग के अंदर आएगा, वो ऑल मैन के अंदर आएगा ना, तो ये हो गया गलत, ठीक है फ्रेंड्स। तो फॉर्मल फैलेसी में हमने यही देखा है कि इसमें हम कंक्लूजन पे नहीं जाते, ठीक है, हमें स्टेटमेंट को देखना पड़ता है वो सही है गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जिस चीज़ के फॉर्म में, स्ट्रक्चर में कुछ गलतियां हों तो वो होते हैं फॉर्मल फैलेसीज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखिए सम मैन और ग्रीन सोक्रेटिस ए मैन, यहाँ पे लिखा है ना, इसके स्ट्रक्चर में ही गलती है, तो ऑब्वियसली बात है कि कंक्लूजन भी गलत ही होगा, ठीक है। तो इनफॉर्मल फैलेसीज देखते हैं क्या है। इनफॉर्मल फैलेसीज में क्या है कि जहाँ पे कंटेंट गलत हो, यहाँ पे जो लाइनें गलत हों, देखिए इनफॉर्मल फैलेसीज आर ए मैटर ऑफ अनक्लियर एक्सप्रेशन, यानी कि जो चीज़ें इनफॉर्मल फैलेसीज के अंदर वो कौन सी चीज़ें आती हैं जो अनक्लियर हो। फॉर्मल फैलेसीज डील विद द लॉजिक ऑफ द टेक्निकल स्ट्रक्चर वाइल इनफॉर्मल फैलेसीज डील विद द लॉजिक ऑफ मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे क्या है, जहाँ पर फॉर्मल फैलेसीज है वो एक लॉजिकल यानी कि एक टेक्निकल जो स्ट्रक्चर है किसी चीज़ का उसको देखा जाता है, तो इनफॉर्मल में क्या होता है कि यहाँ पे किसी लॉजिक का मीनिंग देखा जाता है, यानी कि जो लॉजिक हमें बताया जा रहा है, ठीक है, तो वो है क्या, यानी कि लैंग्वेज का मीनिंग क्या है। यहाँ पे क्या होता है कि फॉर्मल में तो हम चीज़ों को देख लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें बनावट में गलती हो जाती है, ठीक है, वो फॉर्मल फैलेसीज हैं। इनफॉर्मल में देखा जाता है कि जो लैंग्वेज का मीनिंग क्या है, ठीक है। मान के चलो कि आपके सामने कोई मद्रासी व्यक्ति, कोई चाइनीज़ व्यक्ति खड़ा कर दिया जाए, आपसे कोई चाइनीज़ व्यक्ति भारतीय व्यक्ति से, इंडियन व्यक्ति से, इंडियन पर्सन से कोई सवाल पूछे तो उसका वो जवाब न दे पाए, तो वो क्या है, वो इनफॉर्मल फैलेसीज है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। अगर हम कुछ क्वेश्चन उससे पूछेंगे अपने हिंदी, पंजाबी या इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो भी जवाब नहीं दे पाएगा, वो क्या है, इनफॉर्मल फैलेसीज, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट में कमी है, कंटेंट में गलती है, ना हम उसकी बात सुन पा रहे हैं ना वो हमारी बात सुन पा रहा है। दूसरी बात है कि तीसरा व्यक्ति आके कहे कि ये फॉरेन से व्यक्ति आए हैं, आप इनकी बात नहीं समझिए, आपकी बात नहीं समझ रहा, उल्टा आपको बोलने लग जाए, ठीक है, वो इनफॉर्मल फैलेसीज है, क्योंकि आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। द वर्ड इनफॉर्मल डज नॉट हेयर मीन्स इट इज़ इन्फीरियर, कैजुअल और इम्प्रॉपर। यहाँ पे इनफॉर्मल का ये मीनिंग नहीं है कि ये जो चीज़ है वो इम्प्रॉपर है, वो कैजुअल नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो it only means that on focus is not on the form of argument but on the meaning of argument। यहाँ पे सिर्फ यही देखा जाता है कि जो हमारा फोकस है वो आर्गुमेंट पे नहीं है बट हमारा उसके मीनिंग पर फोकस है। यानी कि इनफॉर्मल फैलेसिस में क्या है कि हमें जो स्टेटमेंट तो दी गई है, फोकस तो है, पर उसके मीनिंग में फोकस नहीं है, ठीक है। यानी कि हमें कोई चीज़ समझाई तो गई है, बताई, जो चीज़ हमें बताई तो गई है, पर हमें उसकी लैंग्वेज नहीं आ रही, ठीक है। अभी यूजीसी नेट की बुक आपके सामने मद्रासी लैंग्वेज में रख दें, ठीक है, सॉरी तमिल लैंग्वेज में रख दें, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। बुक तो आपको दे दी गई है पर आप उसको पढ़ नहीं पा रहे, तो वो किस में आएगा, इनफॉर्मल फैलेसिस में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फॉर्मल फैलेसिस में क्या था, यहाँ पे फॉर्म में, आर्गूमेंट में, स्ट्रक्चर में कमी थी, ठीक है। इनफॉर्मल फैलेसिस में कंटेंट में या मीनिंग में कमी थी, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसिस। फॉर्मल फैलेसिस इज ए रीजनिंग आर द एरर ऑफ द ट्रिक्स। अब फैलेसिस होती क्या है कि देखिए जब किसी रीजनिंग में, ठीक है, किसी कारणवश, किसी कारणता में, किसी रीजनिंग में जब कुछ गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, वो होती है फैलेसिस। फैलेसिस में नहीं गलतियां। फैलेसी कैन अपीयर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली।
फैलेसी इंटेंशनली भी है, अनइंटेंशनली भी है, यानी कि आप कुछ गलतियां जानबूझ के करते हो, कुछ अनजाने में हो जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अनइंटेंशनली, ठीक है, और इंटेंशनली यही है कि कुछ गलतियां जानबूझ के करते हो, कुछ अपने आप ही हो जाती हैं। अनइंटेंशनल फैलेसिस आर द एरर्स वाइल द इंटेंशनल फैलेसिस आर द ट्रिक्स। अनइंटेंशनल फैलेसिस क्या है? ये गलतियां हैं। इंटेंशनल फैलेसिस क्या है? ये ट्रिक्स हैं, ठीक है। आपने कोई चीज़ लगा रहे हैं पर आपको उसमें गलतियां हो रही हैं, आप कोई चीज़ बना रहे हो पर उसमें आपको गलतियां हो रही हैं, कोई मकान बना रहा है, ठीक है, उसमें गलती हो रही है, वो इंटेंशनल फैलेसिस है, ठीक है। Fallacies can be checked by testing if argument appeals to ethos, logos, pathos, ठीक है। फैल्सिस कैसे चेक की जाती हैं, यानी कि कोई चीज़ कैसे देखी जाती है कि गलतियां हैं कि नहीं हैं, वो टेस्ट किया जाता है आर्गूमेंट से। आर्गूमेंट टू एथोस मतलब कि एथिक्स, ठीक है, लॉजिक और इमोशन, यानी कि एथिक्स, लॉजिक और इमोशन, ये कौन सा तरीका है? ये फैल्सिस को चेक करने का तरीका है कि जो चीज़ है वो सही है, गलत है, क्या है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग Fallacies can be categorized as formal and informal fallacies. In case of formal fallacies, conclusion does not follow from the given premise और proportion। वही बात फिर से आ गई। fallacies दो प्रकार की हैं, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। fallacies में क्या है, फॉर्मल fallacies में क्या है कि हमें कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना नहीं होता, हमें ये नहीं देखना था कि कंक्लूजन जो निष्कर्ष है वो सही है गलत है, हमें यहाँ पे ये देखना होता है कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, ठीक है। द रिलेशनशिप deicide in such an argument is not valid or supported by the given premises. Formal fallacies can be result of poor logic। देखिए फॉर्मल fallacies में क्या है, जो हमारा जो नतीजा आता है, जो रिजल्ट आता है, उसमें पुअर लॉजिक है, अनसाउंड प्रीमिसेस है, इनवैलिड आर्गूमेंट है, लॉजिक डिडक्शन है। यानी कि इसमें क्या है कि स्टेटमेंट में गलतियां हैं, लॉजिक भी पुअर है, इनवैलिड आर्गूमेंट भी इनवैलिड है। वही जो आपको मैंने एग्जांपल दी थी ना, सम वाली, ठीक है, सम मैन और ग्रीन वाली। Informal fallacies are the result of the wrong information, irrelevant assumption, misuse of language, lack of evidence और wrongly analogy। Informal fallacies क्या है? इसमें क्या है कि आपको wrong information प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात जानते हैं, इसमें कोई भी फ्रेंड्स दो राय नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि आपको समझना है। फॉर्मल फैलेसिस वो होती है जिसके स्ट्रक्चर में, जिसके फॉर्म में कोई गलतियां हो, ठीक है, वो होता है फॉर्मल फैलेसिस। तो इनफॉर्मल फैलेसिस क्या है? जब हमें कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती, ठीक है, तो वो होता है इनफॉर्मल फैलेसिस। होमिनियम्स, देखिए एड होमिनियम्स का मतलब है अगेंस्ट द मैन, ठीक है, एम्फेसाइज ऑन पर्सनल अटैक बेस्ड ऑन अपीयरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, बैकग्राउंड, स्टाइल और पर्सनैलिटी ऑफ द लॉजिकल आर्गूमेंट्स। इसे हिंदी में कहते हैं उपस्थिति विशेषताएं, पृष्ठभूमि के आधार पर व्यक्तिगत हमलों पर जोर देना, तार्किक तर्कों के बजाय शैली या व्यक्तित्व। देखिए इसमें होता क्या है, अगेंस्ट द मैन, यानी कि जब हम देखिए इसमें होता क्या है कि हम किसी की अगेंस्ट कोई बात करते हैं, ठीक है, हम किसी के अगेंस्ट कोई बात करते हैं तो हम उसकी कमज़ोरियों को पकड़ते हैं पहले, ठीक है, उसकी कमज़ोरियों को मद्देनज़र रखते हुए, इसकी कमज़ोरियों को पकड़ते हुए हम उसके खिलाफ अपनी बातें कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे देखिए होता क्या है कि जैसे कोई पर्सन है, उसे इंग्लिश नहीं आती है पर हमें अच्छे से इंग्लिश आ रही है ना, तो हम देखेंगे चाहे वो बात बड़ी अच्छी कर रहा हो पर उसे इंग्लिश नहीं आ रही, हम उसकी इंग्लिश का मुद्दा बना के उसके खिलाफ हम जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि उसकी कमज़ोरियों को पकड़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एड होमिनियम्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे गलतियाँ क्या है, यहाँ पे हम उसकी कमज़ोरियों को पकड़ के उसके ऊपर निशाना लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो आप ये मान के चलिए कि जैसे हम व्यक्तिगत तौर के ऊपर वो जो दूसरा व्यक्ति किस चीज़ में कमज़ोर है, हम उसको उसके आधार पर उसकी गलतियों को निकालते हैं, ठीक है, ताकि वो गलती कर सके। जैसे कोई पर्सन बिल्कुल इंग्लिश में बात करे, दूसरी इंग्लिश आएगी नहीं और इंग्लिश बोलेगा, टूटी फूटी इंग्लिश बोलेगा, तो उसकी गलतियाँ हो जाएंगी, है ना। तो नेक्स्ट है एड इग्नोरेंटम, यानी कि व्हेन समवन ट्राइज टू प्रूव समथिंग टू बी ट्रू एज इट हैज़ नॉट बीन प्रूव फॉल्स, यानी कि जब कोई व्यक्ति कुछ सच साबित करने की कोशिश करता है क्योंकि यह गलत साबित नहीं हुआ। अब इसमें होता क्या, देखिए कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को, कोई पर्सन है किसी चीज़ को सच साबित करने की कोशिश करता है, क्यों? क्योंकि वह अभी तक गलत नहीं हुई है, यानी कि कोई चीज़ अभी गलत साबित हुई नहीं है, उसको सच साबित करना है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ ना तो सही है, ना तो वो अभी ना सच है ना झूठ है, पर वो गलत साबित नहीं हुई है, उसको सच साबित करने की कोशिश करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रॉ मैन फैलेसी,
देखिए इसमें क्या है, अटैकिंग द वीक आर्गूमेंट ऑफ द अदर पर्सन इंस्टेड ऑफ द स्ट्रॉन्गर आर्गूमेंट, यानी कि मजबूत तर्क के बजाय दूसरे व्यक्ति के कमज़ोर तर्क पर हमला करना। ठीक है, जैसे होता क्या है कि हम देखते हैं कि आप कहीं पे भी देखोगे, जो दो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, ठीक है, राजनीतिक पार्टियां जो होती है वो जो एट प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नमेंट होती है उसकी वो गलतियां निकालते हैं, उसका कमज़ोर पक्ष देखती हैं, वो ये नहीं देखती कि उसने विकास कितना किया है। ठीक है, यानी कि इसको डेवलपमेंट को, सरकार के डेवलपमेंट को वो छोड़ देते हैं, वो उसकी कमज़ोरियों पर अटैक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्ट्रॉन्ग मैन फैलेसी में यही होता है कि हम उसके मजबूत तर्क के बजाय क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति के कमज़ोर तर्क पर हमला करते हैं। हम ये देखते हैं कि उसने क्या बात कैसे की है। ठीक है, हम मजबूत तर्क नहीं देखेंगे, उसके कमज़ोर तर्क की, उसकी गलतियों को पकड़ेंगे यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है रॉन्ग डायरेक्शन। रॉन्ग डायरेक्शन में क्या है, यानी कि द कॉज एंड द इफेक्ट आर रिवर्स्ड इन इट ऑन। देखिए इसमें क्या है, इसमें कारण और प्रभाव उल्टा होता है। इसमें क्या है, रॉन्ग डायरेक्शन में इसमें कॉज एंड इफेक्ट क्या है, उल्टा हो जाता है। इसमें कारण और प्रभाव क्या है, उल्टा हो जाता है, यानी कि कारण भी उल्टा है, उसका प्रभाव भी उल्टा है। ठीक है, कॉज भी उल्टा है, परफेक्ट इफेक्ट भी उल्टा है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जब हम बातों को गलत दिशा में मोड़ लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वो बात है। नेक्स्ट है पोस्ट हॉक अर्गो प्रॉपर्टर हॉक। ठीक है, इट मीन्स आफ्टर दिस, देयर फॉर, बिकॉज ऑफ दिस, इट इज़ ए सिचुएशन व्हेन वन कनेक्ट्स टू इवेंट्स दैट अकर्ड वन आफ्टर अनदर एज वन कॉज अनदर। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि इसके बाद या इसके कारण से ये एक ऐसी स्थिति है जब एक चोर दो घटनाओं को अंजाम देता है। ठीक है, जो एक के बाद एक होने वाली होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें है क्या कि इसमें देखिए इसमें है क्या, इसमें कुछ नहीं है। इसमें आप देखिए कि इसमें वो चीज़ है कि जैसे मान के चलते कि एक चीज़ के बाद एक चीज़ होने वाली है। ठीक है, एक चीज़ के बाद क्या है, एक चीज़ होने वाली है। तो जैसे हम एक घटना घटित होगी, जैसे एक इंसिडेंट होगा, जैसे मान के चलिए कोई एक चोर है, वो दो घटनाओं को अंजाम देने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं कि एक चोर है, वो दो घटनाओं को अंजाम देने वाला है, वो जो दो इंसिडेंट करने वाला है, पर वो एक के बाद एक करेगा। ठीक है, तो दूसरी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि जैसे आपने कोई दो गवर्नमेंट एग्जाम भरे हैं, जैसे हमने यूजीसी नेट भी भरा है, तो कईयों ने जैसे बीएड किया होगा, उसने सीटेट भी भरा होगा। पहले वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देंगे, फिर उसके बाद जो जुलाई के मंथ में वो सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, है ना। पहले यूजीसी नेट फिर सीटेट, यानी कि ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि एक के बाद एक, यानी कि पहले आप एक चीज़ करोगे, उसके बाद दूसरी चीज़ करोगे। ठीक है, तो होता है पोस्ट होक। नेक्स्ट है कम होक या एर्गो प्रेपेटर hog. It implies with this, therefore because of this, it is a situation when one connects two events occur simultaneously. देखिए इसमें क्या है, इसका मतलब है कि इस कारण से यह एक स्थिति जब एक दो घटनाएं एक साथ घटित होती हैं। इसमें होता क्या, देखिए पिछले 5वें पॉइंट में हमने पढ़ा था कि दो घटनाएं घटित हो रही हैं, दो इंसिडेंट हो रहे हैं, पर एक के बाद एक हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों चीज़ें एक ही बार में हो रही हैं। ठीक है, एक ही साथ घटित हो रही हैं। ठीक है, वो होता है कम होक। नेक्स्ट है स्वीपिंग जनरलाइजेशन, यानी कि यूज़ ऑफ आर्गूमेंट इन वेरी ब्रॉड सेंस, यानी कि बहुत व्यापक अर्थों में तर्क का प्रयोग। अब देखिए, आप जो तर्क का उपयोग कर रहे हो, जब आप आर्गूमेंट दे रहे हो, पर वो बहुत व्यापक अर्थ में दे रहे हो। व्यापक अर्थ का मतलब यहाँ पे, ब्रॉड सेंस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपने जो जिस चीज़ का मतलब बताया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो बहुत ज़्यादा गहराई में है। ठीक है, यानी कि आपने कोई आर्गूमेंट दिया है, पर उसका मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, यानी कि वो व्यापक है। नेक्स्ट है टू क्यू फैलेसी, व्हेन द क्रिटिसिज्म प्रोवाइडेड बाय समवन इज टर्न अगेंस्ट देम। इसमें क्या है, जब किसी के द्वारा प्रदान की गई आलोचना उनके विरुद्ध हो जाती है। अब इसमें है क्या, देखिए अगर कोई किसी चीज़ के बारे में बोलता है, अगर किसी चीज़ के बारे में वो क्रिटिसाइज़ करता है, आलोचना करता है, वो चीज़ किसी और के विरुद्ध हो जाती है। ठीक है, या उसी के विरुद्ध हो जाती है। आप देखिए कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में बोलोगे, है ना, जैसे मान के चले कोई नेता है, उसने किसी के बारे में कुछ गलत बोला, क्रिटिसाइज़ किया, तो जनता भड़क के उसी की तरफ, उसी के खिलाफ हो गई जिस नेता ने उसके बारे में बोला था। तो अगर द क्यूक फैलेसी, ठीक है, इनकी उसने यहाँ पे गलती की है। नेक्स्ट है अपील टू पॉपुलर ओपिनियन, टेकिंग
समथिंग एज ट्रू जस्ट बिकॉज इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। इसमें क्या है देखिए, किसी चीज़ को केवल इसलिए सच मान लेना क्योंकि वह व्यापक रूप से स्वीकृत है। इसमें क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को सही मानते हो, ठीक है, वो क्यों मानते हो, क्योंकि वो सभी ने उसको माना हुआ है, ठीक है। आपने अपने हिसाब से आपने ये पढ़ा होगा कि आईएएस का एग्ज़ाम जो है, यूपीएससी एग्ज़ाम का है जो है, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, आपने ये सुना होगा। तो आपने भी ये मान लिया हाँ वाकई डिफ़िकल्ट है, पर आपने खुद ये जानने की कोशिश नहीं की, खुद ये करने की कोशिश नहीं की कि वाकई डिफ़िकल्ट होता है कि नहीं, ठीक है। यानी कि हम उस चीज़ को सच मान लेते हैं, जो चीज़ क्या होती है, जो चीज़ सभी ने मानी हुई है, पर हम भी उसको साथ साथ मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉल्टी कॉज एंड इफेक्ट। प्रिडिक्टिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स विच आर नॉट रिलेटेड। इसमें क्या है, उन चीज़ों के बीच के कारण और प्रभाव के संबंध को दर्शाते हैं जो संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए, जो कॉज है, जो इफेक्ट है, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ है, उसके बीच में जो कॉज और इफेक्ट है, जो कारण और प्रभाव है, हम उसके आपस के जो रिलेशनशिप है उसको हम दर्शाने की कोशिश करते हैं, जो आपस में संबंधित है ही नहीं है, यानी कि जो चीज़ें आपस में कनेक्टेड है ही नहीं है, हम उसको फिर भी दर्शाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम फिर भी उसको बताने की कोशिश करते हैं कि हाँ इनमें ये चीज़ हो सकती है, पर उसमें क्या करते हैं, हम गलतियाँ कर बैठते हैं। यानी कि जिन दो चीज़ों का आपस में कोई कनेक्शन है ही नहीं है, ठीक है, फिर भी हम उसको आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। मॉरल इक्विवेलेंस यानी कि नैतिक समानता। कंपेयरिंग थिंग्स ऑफ अनइक्वल, ठीक है, कंपेयरिंग थिंग्स ऑफ अनइक्वल साइज एंड ट्रीटिंग इट इज़ एज एक्व। देखिए इसमें क्या है, असमान से की गई चीज़ों की तुलना करना और इसे समान बनाना, ठीक है। इसमें क्या है कि दो चीज़ें जो असमान हैं, ठीक है, यानी कि जो चीज़ें जो असमान हैं उसकी आपस में तुलना करके उसे एक समान बना देना, ठीक है। अब आप स्मार्टफोन है एक तरफ, जिसमें आप सभी चीज़ों का इस्तेमाल व्हाट्सएप कर सकते हो, एक तरफ जो सिंपल सा फ़ोन है जो पहले पहले आते थे, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट जो फ़ोन होते थे। आप दोनों की समान तुलना करोगे, वेल है तो दोनों आसमान ही है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें आप इंटरनेट चला सकते हो, उसमें नहीं चला सकते, उसमें आपको फैसिलिटी काफ़ी है, स्मार्टफोन में उसमें नहीं है। पर फिर भी आप दोनों की तुलना करोगे, इस हिसाब से करोगे, दोनों समान करने की कोशिश करोगे। आप ये कहोगे दोनों से कॉलिंग जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो ये क्या है, आपस में दो असमान चीज़ों की तुलना करके आपस में से एक समान बनाना, यहाँ पे भी गलतियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का। इट अराइजेज व्हेन टू डिफरेंट पॉइंट्स आर लिंक्ड टुगेदर एंड प्रेजेंट इन वन स्टेटमेंट। इसमें क्या है देखिए कि यानी कि यह तब उत्पन्न होता है जब दो अलग अलग बिंदुओं को एक साथ जोड़ा जाता है और एक बयान में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि होता क्या है कि हम दो जो अलग अलग बिंदु है, जो अलग अलग पॉइंट हैं, उसको क्या करते हैं, उसको हम एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, यानी कि जोड़ देते हैं और एक बयान में प्रस्तुत कर देते हैं। अब आप देखिए कि आपको जैसे हर एग्जाम में क्या है, यूजीसी नेट के एग्जाम में आप क्वेश्चन देखोगे, आपको वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। कैसे होता है वो आप देखिए कि जैसे एक क्वेश्चन में आपको वो स्टेटमेंट डाल देते हैं, है ना, फिर आपको ऑप्शन देते हैं यहाँ पे ABC सही है, ABCD सही है, या AB सही है, या कोई सही नहीं है ना। तो वो क्या होता है, वो चीज़ें आपको उन्होंने क्या किया है कि दो अलग अलग बिंदुओं को एक ही साथ उन्होंने जोड़ दिया है, तो उसमें क्या है, ठीक है, वो बयान में आपको प्रस्तुत कर दिया है, ठीक है। तो उससे वो क्या होगा, वो क्वेश्चन जो है वो कम्प्लेक्स हो जाएगा, वो जटिल प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्विवोकेशन यूजिंग वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। यानी कि इसमें क्या है कि विभिन्न अर्थों के साथ शब्दों का उपयोग करना, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि विभिन्न अर्थों के साथ अब आप जैसे कोई भी शब्दों का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, यानी कि आप किसी शब्दों का इस्तेमाल तो कर रहे हो, वर्ड्स का इस्तेमाल तो कर रहे हो, पर आप उसको विभिन्न अर्थों के साथ उसका प्रयोग कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि आप किसी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, किसी आप वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, पर आप विभिन्न अर्थों के साथ कर रहे हो, ठीक है, उसे बोलते हैं इक्विवोकेशन। उसमें हमेशा गलतियाँ हो जाती हैं, आप कहोगे कुछ और, सुनेगा कुछ और, निकलेगा कुछ और। नेक्स्ट है फॉल्स डायलेमा, गिविंग ओनली 2 ऑप्शंस आउट ऑफ मैनी ऑप्शंस। इसमें क्या है, कई विकल्पों में से केवल 2 विकल्प देना। अब आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जाना है, आपके पास विकल्प है ढेर सारे, आप जहाज़ में जाओ, ट्रेन में जाओ, आप बाइक में जाओ, कार में जाओ, कैसे जाओ, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आप कई विकल्पों में से कोई 2 विकल्प चुनोगे। कैसे विकल्प चुनोगे कि जिससे आप सस्ते में और जल्दी से पहुंच जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट है बैगिंग द क्वेश्चन, यानी कि सवाल पूछना। तो उसमें क्या है देखिए, इन सच केसेस द आंसर इज एज्यूम्ड इन द बिगिनिंग, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सर्कुलर रीजनिंग, ठीक है फ्रेंड्स।
यानी कि ऐसे मामलों में जब शुरुआत में माना जाता है। इसमें एक होता क्या है, देखिए बैगिंग का क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या आएगा कि जैसे इसमें क्या होगा कि जैसे सवाल जवाब पूछना, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि सवाल पूछा जाता है, ठीक है। इसका जो जवाब है, जो इसका आंसर है, वो शुरुआत में ही माना जाता है। यानी कि कोई किसी व्यक्ति से जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछने के लिए कहता है, ठीक है, उस व्यक्ति को पहले ही उसका आंसर पता होता है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कॉज नेक्स्ट है, व्हेन ओनली वन फैक्टर और इवेंट इज कंसीडर्ड एज द कॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स इवेंट। इसमें क्या है कि जब केवल एक कारक या घटना को जटिल घटना का कारण माना जाता है। कॉम्प्लेक्स कॉज में है क्या कि इनकी जब एक ही कारक को या एक ही घटना को, यानी कि जब एक ही फैक्टर को या एक ही इवेंट को हम एक जटिल घटना का कारण मान लेते हैं, है ना। जैसे आपने कोई चीज़ जैसे करनी है, जैसे आपने ही मान के चलो कि कोई इंसिडेंट हो गया आपके साथ, है इंसिडेंट हो गया आपके साथ, तो आप उसी घटना आपके साथ वो और इंसिडेंट आपके साथ होते जा रहे हैं, पर आपके साथ जो पहला इंसिडेंट हुआ था आप उसको उसका कारण मान रहे हो कि हाँ इसी की वजह से हुआ होगा। फॉल्स एनालॉजी, कंपेयरिंग नॉन सिमिलर थिंग्स, यानी कि इसमें क्या है, गैर समान चीज़ों की तुलना करना। इसमें है क्या, फॉल्स एनालॉजी में जो गैर समान चीज़ें हैं, जो आपस में समान है ही नहीं है, उसकी आपस में तुलना करना। तो अगर आपके सामने कोई दो चीज़ें हों, ठीक है, दो गैर समान चीज़ें हों जो आपस में समानता ना रखते हों, जो आपस में इक्वल ना हो, तो आप उसको कंपेयर करोगे, तब आपकी गलतियाँ ज़रूर होगी, ठीक है फ्रेंड्स। फॉल्स अथॉरिटी, व्हेन एडवाइस इज गिवन बाय ए पर्सन हु इज़ नॉट एन एक्सपर्ट इन द फील्ड। जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति आपको सलाह देता है जो उस क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको ऐसा व्यक्ति सलाह दे रहा है, ऐसा व्यक्ति जो आपको बता रहा है, कुछ बता रहा है, पर वो एक्सपर्ट खुद नहीं है उसके बारे में, ठीक है। यूजीसी नेट अगर किसी ने कुछ किया नहीं है तो आपको कैसे पढ़ा पाएगा, ठीक है। हेस्टी जनरलाइजेशंस, ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है कि ये हेस्टी जनरलाइजेशन होता है, हिंदी में से कहते हैं जल्दबाजी के सामान्यीकरण। यानी कि आप किसी नतीजे पे पहुंच रहे हो पर वो अधूरी जानकारी के आधार पर पहुंच रहे हो। आपके सामने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, पर आप फिर भी उससे जो निष्कर्ष निकाल रहे हो वो वाकई ही गलत होगा, ठीक है फ्रेंड्स। प्लेसिंग ब्लेम एल्सवेयर, ब्लेम समवन एल्स टू अवॉइड द इशू। यानी कि मुद्दे से बचने के लिए किसी और को दोष देना। इसमें क्या है कि जैसे किसी कोई जो जैसे आप भी मान के चलो कि आपका कोई फ्रेंड है या आप भी हो, ठीक है, आप दोनों हो, आप किसी सिचुएशन में फंस गए, ठीक है, आपके घर वालों को आपकी बात पता चल गई, तो आपका फ्रेंड क्या करेगा कि उस सिचुएशन से बचने के लिए आपके ऊपर सारा ब्लेम वो डाल देगा कि ताकि वो इससे निकल सके। प्रीजुडिशियल लैंग्वेज, इट रिजल्ट फ्रॉम ओवर एम्फेसिंग द वर्ड चॉइस। इसमें क्या है, यह शब्द विकल्पों को अधिकता से परिणाम देता है। यानी कि इसमें क्या है कि आप शब्दों का चॉइस कर सकते हो, वर्डों की चॉइस कर सकते हो। यानी कि आप इसमें अगर आपने कुछ चीज़ कहनी है, बोलनी है, कुछ भी है, तो आप जो शब्दों का क्या जब आप वर्ड्स कुछ बोलोगे, उस वर्ड को बोलने के लिए आप क्या करोगे, डिफरेंट टाइप के वर्ड बोलोगे। उस वर्ड को बोलने में आपसे गलतियाँ हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है रेड हेयरिंग, व्हेन ए पर्सन हु इज़ टू रिफ्यूट एलिगेशंस इग्नोर द क्वेश्चन आस्क। इसमें क्या है, जब कोई व्यक्ति जो आरोपों का खंडन करता है तो पूछे गए प्रश्न को अनदेखा कर देता है। अब आप देखिए कि जैसे कोई पॉलिटिशियन है, कोई राजनेता है, जब उससे कोई सवाल पूछा जाता है, जैसे उसके ऊपर कोई आरोप लगे हो, कोई एलिगेशन लगे हो, जब उससे सवाल पूछा जाता है तो वो उस प्रश्नों को अनदेखा कर देता है, ठीक है। तो वो होता है रेड हेयरिंग। स्टैकिंग द डेक, व्हेन वन साइड ऑफ द आर्गूमेंट इज मिस्ड आउट, ठीक है। यानी कि जब तर्क का एक पक्ष छूट जाए, ठीक है, यानी कि जब तर्क जो आर्गूमेंट है उसका जो एक पक्ष छूट जाए, ठीक है। यानी कि दो पक्ष थे, जैसे मान के चलिए अदालत में कोई केस लगा हुआ है, वहाँ पे दो वकील होते हैं ना, एक पक्ष का एक विपक्ष का, मतलब कि एक प्रोसिक्यूशन होता है, एक सिंपल होता है वकील, है ना। उसमें है क्या कि अगर वहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात सुनी जाए, सिर्फ एक का पक्ष ही रखा जाए, ठीक है, एक तर्क छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो उसमें हमेशा गलतियाँ होती हैं। क्या पता जो आदमी जिसको आप विक्टिम मान रहे हो, ठीक है, क्या पता वो सही हो। नेक्स्ट है स्लिपरी स्लोप, व्हेन इट इज़ एज्यूम्ड दैट द फर्स्ट स्टेप विल लीड टू अनदर स्टेप एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिवेंट इट। यानी कि यह तब माना जाता है कि पहला कदम
एक और कदम बढ़ाएगा और इसे रोकना मुश्किल होगा। इसमें स्लिपरी स्लोप में कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि जब आप एक कदम, यानी कि जब आप कोई सवाल या कोई चीज़ आप करने जा रहे हो, जब आप वो चीज़ करोगे, ठीक है, उस चीज़ को करने के चक्कर में आप कुछ गलतियां कर बैठोगे। कि आप जैसे ही मेरा वीडियो देख रहे हो, जो आपको इसमें मैं बोल रहा हूँ वो मैं किसके ज़रिए बोल रहा हूँ, वो आपको लैंग्वेज के ज़रिए से बोल रहा हूँ। और आप जो पढ़ रहे हो वीडियो में वो किसके ज़रिए है, वो लैंग्वेज के ज़रिए है। यानी कि लैंग्वेज या भाषा एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसमें है क्या, आइए जानते हैं। ठीक है, टू इन्फॉर्म, देखिए सबसे पहले लैंग्वेज का हम इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे यूज़ करेंगे, इन्फॉर्म करने के लिए। देखिए लैंग्वेज इज़ यूज्ड एज ए मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सनस। देखिए दो पर्सन, जिसमें टू पर्सन या दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा जो व्यक्ति हैं, जो दो पर्सन हैं, उनके बीच में आपस में जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है वो किसके द्वारा चेंज की जाती है, वो एक्सचेंज की जाती है लैंग्वेज के द्वारा। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी अपने फ्रेंड से किसी से बात करोगे तो आप कैसे बात करोगे, आप उसमें लैंग्वेज का यूज़ करोगे, लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, पोस्टर्स, रेडियो, टीवी एट्सेट्रा। देखिए लैंग्वेज का कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, बुक्स में, मैगजीन में। अगर आप कोई बुक्स पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई पोस्टर देखते हो, रेडियो, टीवी एट्सेट्रा, इसमें क्या है, आपको जो चीज़ें आप देखते हो उसमें आपको लैंग्वेज, आप मान लीजिए आप टीवी पे कोई फिल्म देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको जो उसमें जो फिल्म होगी या मूवी होगी, कुछ भी होगा, सीरियल होगा, कुछ भी, तो वो लैंग्वेज में होगा। ठीक है, आप रेडियो पे कोई खबर सुनते हो, कुछ सुनते हो, उसमें आपको जो चीज़ बताई जाती है वो लैंग्वेज के माध्यम से होती है ना वो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन एज द मीनिंग वी डिराइव फ्रॉम वर्ड्स, एक्शन, जेस्टर, फेशियल एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन अवर लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज को बोलते समय क्या होता है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारे वर्ड्स, यानी कि लैंग्वेज में हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शन, हमारे जेस्टर, जेस्टर होता है जैसे हाथों के जेस्टर, ठीक है, वो आ जाते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन हो गया कि हमारा जो मतलब कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ आ जाएगी। तो कहने का सिंपल ये मतलब है, जी लैंग्वेज को करते समय हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शन, हमारे जेस्टर और हमारा फेशियल एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, अगर आपको कोई शाबाशी दे, ठीक है, आपकी प्रेज़ करे, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होगा, तो आप थोड़ा सा शर्मा जाओगे, है ना, आपको खुशी होगी। आपको कोई गाली निकालने लग जाए तो आप गुस्सा हो जाओगे। यानी कि एक तरफ भाषा का प्रयोग करके, लैंग्वेज का प्रयोग करके, जब आपको कोई आपकी प्रेज़ करता है, ठीक है, तो आपको खुशी होती है। आपको कोई गालियाँ देता है लैंग्वेज का प्रयोग करके, तो उसमें क्या है, आपको गुस्सा आता है। तो कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ है लैंग्वेज। पर्सन्स इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन विल ड्राइव कॉमन मीनिंग ओनली इफ देयर इज़ ए कॉमन लैंग्वेज। मिसकम्युनिकेशन में अराइज इफ़ दे डू नॉट नो ईच अदर लैंग्वेज। देखिए मिसकम्युनिकेशन कहाँ होगा, मान लीजिए कि आपको हिंदी आती है, तो आप चले गए चाइना घूमने, चाइना घूमने जाओगे तो आपको वहाँ पे चाइनीज़ भाषा तो आएगी नहीं, तो आप किसी से बात कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो अगर बात नहीं कर पाओगे तो वो हो जाएगा मिसकम्युनिकेशन। अगर आपको तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ कुछ भी भाषा नहीं आती, तो वहाँ पे जाके आप किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको भूख लगेगी खाने के लिए, तो आप कैसे पाओगे आपको क्या चीज़ खानी है। ठीक है, न वो आपकी बात समझ पाएगा, ना आप उसकी बात समझ पाओगे। तो इसमें क्या है, आपको एक चीज़ आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज क्या है, एक बेस्ट कम्युनिकेशन होता है लैंग्वेज से। लैंग्वेज नहीं आएगी तो इससे क्या होगा, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो आ गया इन्फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस। लैंग्वेज इज़ आल्सो यूज टू एक्सप्रेस इमोशंस, फीलिंग, मेंटल स्टेट एटसेट्रा। देखिए लैंग्वेज क्या है, इससे क्या है, हम अपने इमोशंस हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, ठीक है, आपको कोई दुख हो, आपको कोई खुशी हो, तो आप उसको दूसरों के सामने रखोगे, दूसरों को बताओगे, तो वो किसके ज़रिए बताओगे, वो बताओगे ना लैंग्वेज के ज़रिए बताओगे। अब आपको कोई खुशी है तो आप बताओगे ना कि आपको खुशी क्यों है, वो आप जो चीज़ें बताओगे वो लैंग्वेज के जरिए में बताओगे। वो यूज इट टू एक्सप्रेस अवर हैप्पीनेस, सोरो, एंगर और फियर। अगर हमें कोई गुस्सा है, कोई दुख है, कोई खुशी है, कोई डर है, तो हम कैसे बताएंगे, वो इसके ज़रिए बताएंगे, लैंग्वेज के ज़रिए से। ठीक है, इट कैन आल्सो बी यूज टू अराउज इमोशंस और फीलिंग इन द अदर
पर्सन लाइक ए मोटिवेशनल स्पीच। ठीक है, जैसे आपको किसी को मोटिवेशनल स्पीच देनी हो, ठीक है, जैसे ही आपको कोई समझा रहा है या आप किसी को समझा रहे हो, वो आपकी बातों को समझ रहा है, आप टीचर की बातों को, अपने पेरेंट्स की बातों को समझ रहे हो, तो उसमें कौन सी चीज़ का प्रयोग हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, वो हो रहा है लैंग्वेज का। तो नेक्स्ट है टू डायरेक्ट। लैंग्वेज इज आल्सो मीन फॉर डिस्पेंसिंग डायरेक्शन, कमांड्स, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट टू अदर पर्सन। देखिए, डायरेक्ट का मतलब है यहाँ पे अगर आपको किसी को डायरेक्शन देना है, कुछ बताना है, कुछ कमांड देना है, कुछ रिक्वेस्ट करना है या किसी को इंस्ट्रक्शन देना है, तो आप कैसे दे पाओगे? आप किसी को लैंग्वेज के जरिए ही बता पाओगे। ठीक है, आप ये कहोगे ना कि भाई अगर आप इस बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको बड़ी सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्या है? आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। ये किसके ज़रिए दे रहे हो? ये आप दे रहे हो लैंग्वेज के ज़रिए। ठीक है, दिस कैनॉट बी वेरीफाइड टू बी ट्रू और फॉल्स। लैंग्वेज के जरिए आप जो भी कुछ कहोगे वो ज़रूरी नहीं होगा वो हमेशा सही ही होगा। वो सही भी हो सकता है यानी कि ट्रू भी हो सकता है, और फॉल्स भी यानी कि गलत भी हो सकता है। दिस कैन बी इन द रिटन ऑन द ओरल फॉर्म, इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए, ये रिटन फॉर्म में भी है, ओरल फॉर्म में भी है। अब जो आपको मैं बता रहा हूँ ये क्या है, ये आपको पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ये ओरल फॉर्म में लैंग्वेज है। जो आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हो वो क्या है? वो रिटन फॉर्म में लैंग्वेज है। दोनों में लैंग्वेज सेम है, एक ओरल है जो मैं बोल रहा हूँ, एक रिटन है जो आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये गो टू डायरेक्ट। अब देखिए, टू आस्क। लैंग्वेज इज आल्सो यूज इन आस्किंग क्वेश्चंस। दिस क्वेश्चन कैन बी इन रिटन फॉर्म एज इन बुक्स, पेपर, टेस्ट एट्सेट्रा, और इन द ओरल फॉर्म। वही बात आ गई कि लैंग्वेज जो है क्वेश्चन पूछने के लिए काम आती है। ठीक है, लैंग्वेज जो है वो रिटन में भी हो सकती है, लैंग्वेज जो है वो ओरल भी हो सकती है। कोई बुक्स है, पेपर है, टेस्ट है, कुछ भी है, अगर आप उसमें कोई चीज़ पढ़ते हो, उसमें आपको कुछ खास चीज़ लिखी होगी, क्या है उसमें? लैंग्वेज। लैंग्वेज में होता है ना कि आपको जैसे आप यूजीसी की बुक लेना चाहते हो तो आप हिंदी मीडियम में ले सकते हैं कि आपको हिंदी में सब कुछ लिखा होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में लोगे तो आपको इंग्लिश में लिखा होगा, है ना। तो नेक्स्ट है टू एवेल्युएट। लैंग्वेज कैन आल्सो बी यूज टू एवेल्युएट एंड एक्सप्रेस अवर जजमेंट। ठीक है, लैंग्वेज का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमें कोई जजमेंट करनी हो, किसी चीज़ को एवेल्युएट करना हो, यानी कि किसी चीज़ का मूल्यांकन करना हो। ठीक है, अगर आपको किसी की बात बुरी लगती है, ठीक है, यानी कि दो पर्सन है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, एक कोर्ट है, वहाँ पे एक जज बैठा है, दो वकील हैं, एक वकील झूठ बोलेगा, एक वकील सच बोलेगा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जज जब दोनों की दलीलें सुन के अपना जो फैसला, अपना जो जजमेंट देगा, वो कैसे देगा? वो देगा लैंग्वेज के आधार पे। ठीक है, यानी कि अगर हमें कोई चीज़ जजमेंट करनी है किसी चीज़ की तो हम वो करेंगे। अपना जजमेंट हम कैसे सुनाएंगे? वो सुनाएंगे लैंग्वेज के जरिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज यूज्ड फॉर एवेल्यूएशन, यानी कि एवेल्यूएशन करने के समय हम 3 प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, एथिकल, एस्थेटिक एंड टेक्निकल। एथिकल लैंग्वेज क्या है? एथिकल लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर स्टेटिंग द राइट एंड रॉन्ग, राइट्स एंड ड्यूटीज़। देखिए, एथिकल लैंग्वेज में होता है सभ्य भाषा। ठीक है, एथिकल लैंग्वेज में क्या है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। ठीक है, तो वो हो गया एथिकल लैंग्वेज। एस्थेटिक लैंग्वेज क्या है? इज़ यूज टू टॉक अबाउट एस्पेक्ट्स लाइक ब्यूटी एंड अगलीनेस। अगर हम किसी चीज़ की सुंदरता या किसी चीज़ के गंदेपन के बारे में, ठीक है, जो बदसूरत है, किसी चीज़ की ब्यूटी के बारे में, किसी चीज़ की अगलीनेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो किस में आएगा? एस्थेटिक लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज क्या है? यूज फॉर असर्टिंग द यूजफुलनेस। कोई चीज़ हमारे काम की है उसको हम बताएंगे टेक्निकल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एथिकल, स्टैटिक और टेक्निकल, ये आपको पेपर में आ सकता है। तो अदर यूज़र, देखिए अदर यूजेस क्या है, ये लास्ट पॉइंट है। लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन अदर वेज सच एज कॉन्ग्रेचुलेट, अपोलोजाइज, अफर्म एक्शन, मेक ए प्रॉमिस एट्सेट्रा। ठीक है, अदर लैंग्वेज क्या है कि देखिए, अगर आप भाषा का प्रयोग, लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हो किसी को बधाई देने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, अपोलोजाइज़ किसी से माफ़ी मांगने के लिए, कुछ भी एक्शन करते हो या किसी आप वादा करते हो तो आप किसके ज़रिए करोगे? लैंग्वेज से। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि लैंग्वेज के बिना इंसान जो है वो जानवर के समान है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि जानवर किसी से बात नहीं कर सकते क्योंकि उनमें भाषा का प्रयोग नहीं होता, ऐसे ही अगर इंसान जो है, ठीक है, बात करना बंद कर दे तो उनमें उसमें डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है, एक चीज़ कॉमन है, हमें भाषा आती है। ठीक है, तो सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिससे हम दूसरों के सामने अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बता सकते हैं। तो किसके ज़रिए बताएंगे? लैंग्वेज के ज़रिए ही बताएंगे, चाहे हम लिखें चाहे बोलें, वो इसमें कॉमन चीज़ क्या है।